I'm really thankful to you all the way you are giving me the love and support and liking the all my videos that have been uploaded on this particular channel with the combined effort with my effort and your effort as well, because my effort would be futile without your effort, and your effort means the love that you are giving to me, the support you are giving to me and the likes you are giving to me. और मेरा आप लोगों से बहुत ही विनम्र आग्रह है, अगर आपको मेरे कंटेंट से इस पर्टिकुलर वीडियो पे जो भी चैनल्स पे जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनसे अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और जो भी वीडियो है उसे लाइक करें और इसे स्प्रेड करें। अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों से भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल सके, क्योंकि हमें पता है इस कंपटीशन इज़ वेरी टफ और हम और हमारे दोस्त इस कंपटीशन में आए, इस कंपटीशन सक्सेस करें और हमारे जो भी हमारे आगे की जर्नी है वो लवासना की हो या फिर किसी भी स्टेट सर्विसेज की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की हो, अगर वहाँ अपने दोस्तों के साथ जाएँ तो वो बात ही कुछ और होती है। तो आई एम रियली रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू शेयर द वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। दोस्तों एक बहुत ही हार्टली वेलकम के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस प्रेजेंट वीडियो में। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों अभी तक हम करंट अफेयर्स की वीडियो चल आ रही थी, 2 वीडियोस मैंने अपलोड की, चंद्रयान 3 और मणिपुर की। आगे भी वीडियोस आते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वीकली जो करंट अफेयर है उसको कंपाइल करके एक वीडियो इस फॉर्मेट पे मैं ले आऊँ। सिस्टम यही रहेगा, चीज़ें बोर्ड पे लिखी रहेंगी एंड आई विल डील द विथ इट, और जो भी एडिशनल चीज़ें वो मैं बताऊँगा आपको। और पॉलिटी में हमारा 3 वीडियो अपलोड हुआ था एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल जिन्होंने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है पहले वो वीडियोस को देख लें। तो ये चैनल ये जो भी वीडियो मैं अब करने जा रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो इट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू वुड बी नोइंग द प्रीवियस थिंग्स। तो दोस्तों 1892 तक के एक्ट को हमने देख लिया था और अब हम देख रहे हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जब इंडियन काउंसिल एक्ट हम 1892 पढ़ रहे थे और 1861 पढ़ा था, तभी मैंने बताया था कि 1861 में इस बात का अधिकार दिया गया था, लेजिस्लेटिव मेंबर्स को बढ़ाया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और मैंने कहा था एक संघात्मक भारत बनने की तरफ हमारा एक शुरुआत था, फेडरल इंडिया वॉज बीइंग फॉर्म्ड। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ कन्फ्यूज़ रहो, वीडियो देखें, आपकी सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। और जब 1892 का हमने वहाँ पर खत्म किया था वीडियो, तो हमने बताया था कि वहाँ पर लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था मंत्रियों से। दे वर गिवन द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की अगर आप जवाब से संतुष्ट नहीं है तो टोक के दूसरा प्रश्न पूछ लें। वहाँ पर यह अधिकार दिया गया था 1892 के काउंसिल एक्ट में कि आप बजट पर चर्चा कर सकते हैं बट रिजोल्यूशन का पावर नहीं था, बजट पर संकल्प नहीं रख सकते थे, तो उसका अधिकार इससे दिया गया। और भी क्या क्या चीज़ें की गई हैं वो हम देखते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में और क्या चर्चा की गई है। इसके बाद जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 है 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, हम उसको भी देखेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं ऑन देन आफ्टर। तो इस फॉर्मेट में मैंने इस चीज़ों को इसलिए रखी है क्योंकि ताकि हैंडराइटिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, चीज़ें बड़ी बड़ी लिखी गई हैं। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। मैं कुछ सेकंड्स के लिए साइड हो जाता हूँ एंड देन आफ्टर तो चीज़ें लाल रंग बिरंगी हो जाएंगी। प्लीज़ डू टेक द स्क्रीनशॉट। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है, कुछ भी पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल ट्राई टू मेक दैट थिंग वर्क फॉर यू, और जो भी चीज़ें होंगी वो बदली जाएंगी। तो दोस्तों आप यहाँ देखते होंगे कि ये चीज़ें हैं। और ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, कोई भी चीज़ मैं कहता हूँ रीड विद द रीजनिंग। क्या वजह थी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया, क्या हालात थे उस वक्त। हमने देखा कि बंगाल विभाजन, बंगाल डिवीज़न का बात वहाँ चल रही थी, नरम दल गरम दल, थोड़ी सी टेररिज्म एक्टिविटी भी शुरू हो गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना हम जानते हैं हुई थी। तो इन सारे बैकग्राउंड्स में आई रिपीट, बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, कांग्रेस का बढ़ता प्रभाव, उन सब को बीच में ये इंडियन काउंसिल एक्ट आया। अब मुस्लिम लीग की बात मैंने की है तो आप यहाँ देखेंगे जो मैंने लिखा है कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, हालांकि हम यहाँ पर आएंगे बाद में, वो मुस्लिम लीग से एसोसिएटेड। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो यू विल बी नोइंग दिस, रेस्ट वी विल गो अप टू दैट। और जो बंगाल विभाजन से उपजी परिस्थितियाँ थी, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया। और इसमें क्या क्या चीज़ें थी दोस्तों, तो देखें इंक्रीज़, ये जो साइन मैंने बढ़ाया है आपको भी जब भी आप नोट बनाए तो इसी तरह से चीज़ों को लिखें। इंक्रीज़ है तो ऐसे दिखा दो, डिक्रीज है तो ऐसे दिखा दो, या फिर शॉर्ट में लिखो ताकि एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन। डोंट गो टू मच इन राइटिंग, यस यू ओके, एंड टू मच ऑफ ग्रामेटिकली मेकिंग थिंग्स वर्क बाय नॉट सेइंग राइट wrong things, but make thing indicative. So this upright arrow is mentioning that things has been increased, there is increase in size, and that's what I have written is increase in size of legislative council and center and provincial councils। तो सेंटर में यानी केंद्र में, प्रोविंशियल यानी जो वहाँ पर जो छोटे छोटे स्टेट थे, प्रोविंसेस थे, सूबे जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या में वृद्धि की गई। दोस्तों जिस तरह से हम अब आप देखेंगे 1909 से हम जब 1947 की टुवर्ड्स हम जा रहे थे, स्टिल देयर इज़ अ गैप।
हम यहाँ से यहाँ तुरंत नहीं पहुँच गए थे, बट अब इन एक्ट्स में देखेंगे किस तरह से ग्रेजुअली हम इंडिपेंडेंस की तरफ मूव गए और किस तरह से ग्रेजुअली हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल्स और सेंट्रल में हो या प्रोविंशियल में वो कैसे कैसे बढ़ता गया, अधिक पावर कैसे हमें मिलती गई, और उसके लिए जो स्ट्रगल हुआ वो हम हिस्ट्री पार्ट में पढ़ा होगा कि कितनी मुश्किल हुई। तो दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं कि इंक्रीज इन साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंट्रल और प्रोविंसेस में, लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज में वृद्धि की गई। साइज में वृद्धि कर गई मतलब क्या, उसके नंबर ऑफ मेंबर्स में वृद्धि की गई। साइज में वृद्धि कर गई मतलब क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो सेंटर में हो या जो प्रोविंसेस में हो उसके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, उसके कार्यों में वृद्धि की गई, तभी तो उसकी संख्या, तभी तो उसकी वृद्धि का मतलब है। दैट मीन इट हैज बीन इंक्रीज्ड, इट्स डेलिब्रेटिव फंक्शंस वर इंक्रीज्ड, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द काउंसिल्स वर इंक्रीज्ड, एंड हाउ इट वाज इंक्रीज्ड एंड व्हाट आर द अदर फंक्शंस दैट वर गिवन टू दिस, वी विल सी इन दिस। ठीक है, तो ये ऐसा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सदस्यों की संख्या थी दोस्तों, यहाँ देखेंगे 16 से 60 थी, और याद कीजिए 1853 में हमने कितने लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनिशियली कितने मेंबर थे। आप पुरानी वीडियोस देखेंगे, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर की संख्या थी 1853 में हमने 6 से शुरू की थी, और यहाँ तक बढ़ते बढ़ते वो 60 हो गई। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो ऑफिशियल मेजोरिटी थी, क्या मैंने यहाँ पे लिखा, व्हाट डज इट मीन, कि जो उसमें सरकार के चुने हुए नुमाइंदे थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेंटर में, वो संख्या में ज़्यादा थे बजाय इसके कि जो चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पहुँचते। हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था नहीं थी उस टाइम पे वहाँ पे, लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो सरकारी चुने हुए नुमाइंदे थे, सरकारी जो सदस्य थे, सरकारी जो सेवक थे, उनकी संख्या ज़्यादा थी, जबकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में संख्या यूनिफॉर्म नहीं थी। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 60 मेंबर, जाहिर सी बात है सेंटर तो एक ही होगा, तो वहाँ तो भाई 6 से हमने 1853 से शुरू की थी, बढ़ते बढ़ते 60 हुई। लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कोई छोटा कोई बड़ा, कोई बड़ा कोई छोटा, तो वो तो यूनिफॉर्म हो नहीं सकता, तो इट वॉज नॉट यूनिफॉर्म, कहीं पे सदस्य कम थे, कहीं पे सदस्य ज़्यादा थे। लेकिन वहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी थी, वहाँ पे जो सरकारी थे चुने हुए नुमाइंदे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वो कम थे, और जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ताकि जो जनता का जो प्रोविंसेस में एक रुझान था कि हमें स्वशासन मिले, जो भी उनके डिमांड्स है उसको पेसिफाई किया जा सके, बट कंट्रोल अपने हाथ में रखना था। यही अंग्रेजों का दिमाग देखिए कि जो सेंटर जहाँ से चीज़ें टॉप डाउन अप्रोच की बात होती है, कि जो सेंटर जहाँ से चीज़ें बन के आ रही थी वहाँ पर अंग्रेजों ने अधिकार अपने हाथ में रखा, सदस्यों की संख्या 60 तो कर दी बट ऑफिशियल मेजोरिटी अपने पास रखा, और टॉप डाउन बॉटम अप्रोच में क्या उन्होंने किया कि यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी तो कर दी बट इनके पास ज़्यादा कुछ पावर था ही नहीं, क्योंकि चीज़ें तो यहीं से आनी थी, फाइनेंसेस यहाँ से आना है, सारे ऑर्डर्स यहाँ आना है, और उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वाज देयर, बट टू पेसिफाई द सिचुएशन नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी वाज देयर इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दिस इज द वे इंग्लिश रूलिंग द इंडिया और ruining द इंडिया। ओके, फिर अगला देखें, फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज, वही मैंने कहा संख्या में वृद्धि की गई, उनके फंक्शंस में वृद्धि की गई, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के को में बढ़ाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज, हाउ एंड द फंक्शन ऑफ द मेंबर्स, सो हाउ द फंक्शंस वर इंक्रीज, आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट आई देखिए 1892 में उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार गया, और यहाँ पे उन्हें क्या क्वेश्चन अधिकार दिया, दे वर गिवन पावर टू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, मंत्री जवाब दे रहा है, आपको जवाब पसंद नहीं आ रहा है, टोक के दूसरा प्रश्न पूछ ले, अनुपूरक प्रश्न जिसे हम हिंदी में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी जब लोकसभा की कार्रवाई देखेंगे तो वहाँ पे हम आगे जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे तारांकित क्वेश्चन तारांकित क्वेश्चन होता है, ओरल रिस्पॉन्स होता है, शॉर्ट डे आंसर होता है, और कुछ रिटर्न आंसर होता है, तो तरह तरह की चीज़ें होती हैं। तो उन चीज़ों की शुरुआत यहाँ पे हो गई कि हाउ विल यू आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अगर एक बार जवाब दिया गया तो 1892 में तक एक बार जवाब दिया गया एंड दैट्स ऑल, यू कैन नॉट आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, बट यहाँ पे नहीं दिया गया तो टोक के दूसरा सवाल कर लेंगे। बजट पे संकल्प रखने का अधिकार दिया, अगर बजट पसंद नहीं आ रहा है तो कट मोशन लेके आ सकते हैं, उसके निंदा प्रस्ताव पास कर सकते हैं, और इसके पहले सिर्फ बजट पे चर्चा कर सकते हैं, सब इफेक्टिवली कुछ नहीं कर सकते, मोस्ट इफेक्टिवली तो यहाँ भी कुछ नहीं कर सकते थे, बट हाँ हम रिजोल्यूशन ला सकते थे, उसका निंदा कर सकते थे, कट मोशन के लेके आ सकते थे, एंड सो ऑन द थिंग्स। बट देन फिर आगे हम देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ कि वायसराय के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो एक्चुअली फंक्शन करता है वर्क पे, उसमें भारतीयों को जोड़ने की बात की गई। देखो, एसोसिएशन ऑफ इंडियाज विद वायसरायज एंड गवर्नर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये बहुत बड़ी बात थी। क्या मतलब है इसका कि वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जुड़ने का क्या मतलब ये था कि इंडियंस वेर अलाउड टू बिकम मंत्री। अभी भी हम देखते हैं लेजिस्लेटिव हमारा होता है और एग्जीक्यूटिव हमारा होता है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है क्वेश्चंस पूछ के, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीन्स व्हाट, मंत्री। तो अगर भारतीयों को गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जोड़ना है गवर्नर, तो मतलब भारतीयों को मंत्री बनने की
दी गई छूट भारतीय को मंत्री बनाने के लिए शामिल किया गया। और इस संदर्भ में आप देखेंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इनका नाम काफ़ी बार यूपीएस और किसी अलग अलग पीसीएस में पूछा जाता है कि वो पहले कौन थे जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जुड़े थे एज लॉ मेंबर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू मस्ट रिमेंबर इज दैट इज इंडिया टू जॉइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा एंड ही वाज जॉइंड एज लॉ मेंबर। सो इट इज़ डन, दिस इज हाउ इट इज़ एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस। और जो सबसे पहले मैंने कहा था मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1996 में, और उसकी वजह से सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम्स, एंड लॉर्ड मिंटो इज नॉन एज फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसको ऐसे ही याद रखेंगे। और इसको कहते हैं लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म, मतलब कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि यहाँ जब मैं ये लिख रहा हूँ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट डज इट मीन, मीन्स कि कहीं पे अगर मुस्लिम कुछ जगहों को चिन्हित किया गया, वहाँ से सिर्फ मुस्लिम्स ही खड़े हो सकते थे और उन मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम ही वोट कर सकते थे। तो इस तरह से यदि किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर कास्ट की आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो और वहाँ पर केवल मुस्लिम ही उसको वोट कर सकते हैं, अदर वेर नॉट गिवन पावर टू वोट फॉर देम, तो इससे हम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये मुस्लिम लीग से शुरुआत की गई और यहाँ से फूट डालो राज करो की जो अंग्रेजों की नीति थी वो आगे बदस्तूर चलती रही और इसी तरह से इंडिया र्यून होता रहा। और आगे हम देखेंगे कि जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है ये नहीं रुका 1909 के एक्ट में, फिर आगे 1935 के एक्ट में भी इसकी झलक देखने को मिलती है। और इसका नतीजा ये हुआ कि आज भी हम कम्युनल क्लैशेस देखते हैं। अगर हम यह कहें कि इसकी शुरुआत और इसकी नींव यहीं से पड़ी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, व्हेन गो थ्रू द हिस्ट्री वी विल सी देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स दैट वर बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग, नॉट अ सिंगल थिंग। बट लबो लो अब यही है कि दोस्तों 1909 के एक्ट में इतनी चीज़ें हैं। और इसके बाद हम लोग एक्ट ऑफ 1919 देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1909, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। अगर आप हिस्ट्री जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस फॉर्म में भी देख लेंगे। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों। और इसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देखते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड आई विल बी ज्वाइनिंग यू इन जस्ट फ्यू सेकंड्स, few more seconds. Okay, please take the screenshot and stay prepared.